नमस्कार साथियों, एक बार फिर से शुरू करते हैं हमारा विशेष बिंदु विसर्ग संधि। इससे पहले विसर्ग संधि पर जो हमने वार्ता की उसका थोड़ा सा संक्षेप में हम अध्ययन कर लेते हैं कि क्या क्या बात की हमने। पहला जो नियम हमने पढ़ा था विसर्ग संधि का, वो पढ़ा था हमने घोष का। किसका पढ़ा था दोस्तों? घोष विसर्ग संधि। यानी कि हमने ये देखा था कि यदि विसर्ग के साथ में कोई घोष वर्ण मिलता है तो क्या होता है। इसके हमने दो नियम पढ़े थे कि विसर्ग से पहले अ हो और बाद में कोई घोष वर्ण हो तो विसर्ग किस में तब्दील होगा? विसर्ग तब्दील होगा ओ में। ये हमने पहला नियम पढ़ा था। जब हमने विसर्ग संधि शुरू की तो उसका जो दो भागों में बांटी है विसर्ग संधि को, एक घोष में और एक अघोष में। तो घोष में हमने पहला जो नियम पढ़ा वो पढ़ा था कि विसर्ग से पहले अ या आ होना चाहिए और बाद में कोई घोष होना चाहिए। तो विसर्ग किस में बदलेगा? ओ में बदलेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखूं मनः धन रम, तो क्या बनेगा दोस्तों? शब्द बनेगा हमारा मनोरम। ये हमने देखा था। इसके बाद में दूसरा नियम जो हमने पढ़ा था, इसका क्या पढ़ा था कि विसर्ग से पहले ई या फिर उ होना चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए? कोई घोष वर्ण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? घोष वर्ण होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि विसर्ग किस में बदल जाएगा? विसर्ग बदल जाएगा रे में। किस में बदल जाएगा दोस्तों? रे में। इसका एक अच्छा सा हमने उदाहरण देखा था, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूं ज्योति प्लस आदित्य, तो क्या बनेगा? ये विसर्ग था यहाँ पे ज्योति धन आदित्य, तो क्या बन जाएगा दोस्तों? ज्योतिरादित्य। इस विसर्ग का क्या हो जाएगा? रे हो जाएगा और ये आ की मात्रा लग जाएगी और बन जाएगा ज्योतिरादित्य। तो दूसरा नियम हमने ये पढ़ा था कि विसर्ग से पहले ई या उ होना चाहिए और सामने घोष होना चाहिए, तो विसर्ग किस में बदलेगा? विसर्ग बदलेगा अरे में। और यदि विसर्ग से पहले अ होता है और सामने कोई घोष होता है तो विसर्ग किस में बदलेगा? ओ में बदलेगा। ये साधारण सी बात हमने पढ़ी थी। इसका जैसे कि और मैं अगर आपको हो तो एक उदाहरण और देते हैं उ का, जैसे कि आयु धन वेद, तो क्या बनेगा हमारा? आयुर्वेद। क्या बन जाएगा दोस्तों? आयुर्वेद बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आयुर्वेद। ये हमने सामान्य सा अध्ययन किया था। अब इसका जो दूसरा, हाँ स्क्रीनशॉट चाहो तो आप ले सकते हो इसका। इसी का दूसरा जो नियम हमने पढ़ा था वो पढ़ा था अघोष का। किसका पढ़ा था दोस्तों? अघोष का। अघोष में हमने ये पढ़ा था कि विसर्ग के साथ में यदि कोई भी अघोष वर्ण मिलता है तो विसर्ग किस में परिवर्तन होता है। इसके अलग अलग नियम हमने पढ़े थे। जैसे कि पहला मैं आपके सामने रखूंगा कि विसर्ग के साथ में यदि च या फिर श मिले, क्या मिले? च या फिर श मिले, तो क्या हो जाएगा? विसर्ग किस में बदल जाएगा? यहां पे स्वर होना चाहिए। आपको पता ही है विसर्ग हमेशा किसके साथ में आता है? स्वर के साथ में आता है। स्वर कोई भी हो सकता है। तो हमने देखा था च या स मिलता है तो विसर्ग किस में बदल जाएगा? ये तालव्य श में बदल जाता है। ये हमने पढ़ा था। जैसे कि मैं लिखूं यहाँ पे, आप देखोगे जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं हम यहाँ पे, यशधन शरीर। क्या लेते हैं? यशधन शरीर। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया हमारा? और विसर्ग आ गया और विसर्ग के सामने क्या आ रहा है? श आ रहा है। तो ये क्या बन जाएगा हमारा? यशस शरीर। क्या बन जाएगा दोस्तों? यशस शरीर। मूल बात यही थी। इसके बाद हमने पढ़ा था कि ये था पहला। दूसरा और पढ़ा था हमने कि विसर्ग के साथ में यदि ट मिल जाए तो किस में बदल जाएगा विसर्ग? विसर्ग बदल जाएगा मूर्धन्य श में। एक उदाहरण लो इसका, तो मैं ठीक ठीक आप समझ रहे हैं। अगर पिछले वीडियो को आपने ध्यान से देखा है
तो वो है धनु प्लस टंकार। शब्द क्या बन जाता है? धनुष टंकार। क्या बन जाता है दोस्तों? धनुष टंकार। ठीक, अगर इसी तरीके से मैं तीसरे नियम की बात करूं कि तीसरा नियम कौन सा था, तो वो ये था कि विसर्ग के साथ में यदि क्या मिलना चाहिए? त या फिर श मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? त या फिर स मिलना चाहिए। तो यहाँ पे ये विसर्ग किस में बदलेगा? ये विसर्ग बदल जाएगा हमारा इस श में। कौन सा स है? मूर्धन्य से। इस मूर्धन्य से के अंदर हमारा विसर्ग बदल जाएगा। ये आपने देखा होगा। अब देखिए इसके भी कुछ हम उदाहरण लेते हैं। जैसे कि मैंने लिया नमः है धन ते। शब्द क्या बन जाएगा हमारा? नमस्ते। क्योंकि ये जो विसर्ग है इस तय के कारण से किस में बदलेगा? इससे श में बदलेगा। ये आपको पता होना चाहिए। एक उदाहरण यहाँ पे और लूँगा मैं। जैसे कि मैंने लिया चतुर्धन सीमा। क्या लिया? चतुर्धन सीमा। तो क्या हो जाएगा हमारा? हो जाएगा चतुष्सीमा। अब एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी है कि विसर्ग से पहले अ आ सकता है, आ सकता है, उ आ सकता है या कोई भी स्वर रख सकता है। इसका हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे कि एक शब्द और लूँ मैं, से का उदाहरण लेते हैं हम। मैंने यहाँ पे लिखा प्रातः है धन स्मरण। तो क्या हो जाएगा हमारा? प्रातः स्मरण। प्रातः स्मरण। ये नियम हमने पढ़े थे। इसके बाद में मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, इसको देखिए। प्रातः स्मरण ये भी लिख सकते हैं और ये ऐसा भी लिखा जाता है ना। इस शय को मैंने आपको बताया था कि जो दंत्य से है इसको हम विसर्ग के रूप में भी लिख सकते हैं। इसके बाद में जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप। कुछ एक ऐसे शब्द होते हैं जो अपवाद स्वरूप भी माने जाते हैं और एक विशेष जो संधि है वो मैं और आपके सामने रखना चाहूँगा। कौन सी? देखिए, जैसे कि यदि विसर्ग के साथ में क या फिर प हो तो विसर्ग किस में बदल जाएगा। बात यह है हमारे सामने कि यदि यहाँ पे विसर्ग हो और सामने क्या आए? क या फ आए। क्योंकि अगोश जब हमने पढ़ा था तो इसमें हमने क्या पढ़ा था कि क च ट त प श और श, ये इतना ही पढ़ा था। विसर्ग के अंदर ज़्यादातर यही शब्द आते हैं जो विसर्ग के साथ में जुड़ते हैं। इनसे ही ज़्यादातर मिलते हुए शब्द दिखेंगे हमें। तो जब ये विसर्ग इसके साथ में जुड़ता है तो ये भी किस में बदल जाता है? ये इस शय में बदल जाता है। एक बात। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यदि ये तो पहला नियम हो गया, इसी विसर्ग से पहले क्या हो? ई या फिर उ हो और सामने क्या मिले? क या फिर प। ध्यान रखिएगा, ये नियम मैं जो आपको बता रहा हूँ वो कहाँ से बता रहा हूँ? ये मैं आपको बता रहा हूँ कामता प्रसाद गुरु का नियम है। हमारा नियम नहीं है, आपका नियम नहीं है, मेरा नियम नहीं है। जो हमारे हिंदी के पाणिनि कहे जाते हैं कामता प्रसाद गुरु, उनका नियम है। उनकी किताब में आप देखोगे बहुत सारे उदाहरण आपको इस टाइप से मिल जाएंगे, जिसमें आप देखोगे कि विसर्ग के साथ में यदि क या प मिलता है तो विसर्ग किस में बदलता है? श में बदलता है। किस में बदलता है? श में बदलता है। जैसे कि देखिए मैं यहाँ पे लिखूंगा, बहुत बार आपने देखा भी होगा कि ये उदाहरण बहुत सारी परीक्षाओं में भी आया गया है। कई विद्वान साथी जो मेरे हैं वो कहते हैं कि ये नियम होता ही नहीं है, हमारे व्याकरण में है ही नहीं। तो मैं ये पूछना चाहूँगा साथियों से या फिर आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप एक बार कामता प्रसाद गुरु की ऑथेंटिक जो पुस्तक है उसका अध्ययन जरूर करें, उसमें आपको ये उदाहरण मिल जाएंगे। परीक्षाओं में भी कई बार पूछे ही जाते हैं, आपने देखे ही होंगे, आमतौर पर आते हैं। जैसे कि पूरे प्लस कार, क्या बनेगा दोस्तों? हम सबको पता है कि विसर्ग किस में बदल जाएगा? श हलंत में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? श हलंत में। तो यहाँ पे इस शब्द को मैं किस में बदल सकता हूँ?
पुरस्कार। क्या बन जाएगा? पुरस्कार बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों? पुरस्कार। एक शब्द और लेने की कोशिश करें अगर हम, तो हम लेंगे नमय धन कार। क्या लेंगे? नमय धन कार। इसका भी हमें उत्तर देना है। ये देखिए रहा विसर्ग, तो इस विसर्ग के सामने यदि क्या आता है तो ये विसर्ग किस में बदलेगा? सामान्य सी बात है कि ये बदलेगा श में। तो हम क्या करेंगे? नमस्कार। ये भी शब्द आपने देखा होगा, बहुत बार आता रहता है हमारे। एक शब्द और लेना चाहूंगा मैं आपके सामने। मैंने लिया भा प्लस पति। क्या लिया दोस्तों? भा प्लस पति। एक शब्द जैसे कि इसके साथ में और रख लेते हैं हम, भा प्लस कर। क्या होता है? भा प्लस कर। तो देखिए ये किस में बदलेगा? सामने क्या आया हमारा? प आया है, तो क या प यदि विसर्ग के साथ में आता है तो विसर्ग श में बदल जाएगा। ठीक बात है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? भास्पति। भास्पति। अब भास्कर का क्या करेंगे हम? देखिए ये रहा भाष, ये रहा हमारा कर। क्या हो गया? भास्कर बन जाएगा। इसका भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जैसे कि एक और शब्द लूँ मैं हमारे सामने, श्रेय धन कर। क्या ले लिया? श्रेय धन कर। अब देखिए यहाँ पे हमारे क्या आया? विसर्ग आया। विसर्ग के साथ में क्या आ रहा है? क आ रहा है। विसर्ग के साथ में जब भी क या प आए या फिर त या श आए तो विसर्ग किस में बदल जाएगा? श में बदल जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या बना देंगे इसका? श्रेयस्कर। अब देखिए जिन उदाहरणों पर कई विद्वान कहते हैं कि नियम होता ही नहीं है, उनकी भी मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पे। ये जो उदाहरण लिए हैं मैंने, जैसे कि भापति, भाकर, श्रेयस्कर या पुरस्कार या नमस्कार, ये सारे के सारे कामता प्रसाद गुरु की पुस्तक में से लिए गए हैं। उनका ये नियम है, उन्होंने ये बताया है कि कभी कभी ऐसा भी होता है। तो ये नियम वहाँ से लिया गया है। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहे तो। उसके बाद में हम उन उदाहरणों की भी बात करेंगे जिसमें कई लोग कहते हैं कि ये नियम होता ही नहीं है। वो किन उदाहरणों के कारण से कहते हैं कि नियम नहीं होता है, उनकी भी हम बात करने जा रहे हैं। वास्तव में उन नियमों को, उन शब्दों को हम एक अपवाद के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या नहीं होता है दोस्तों? परिवर्तन नहीं होता उनमें। जब परिवर्तन होता ही नहीं है तो उनमें संधि नहीं होनी चाहिए। उसी को हम देखने जा रहे हैं। देखिएगा आप, जैसे कि एक जो शब्द आता है हमारे सामने, सबसे ज़्यादा मन धन कामना। इसको ज़्यादातर हम जो लिखते हैं उसको हम बना देते हैं मनोकामना। ज़्यादातर शब्द हमारी किताबों में भी यही मिलता है, हमारे वाणी पर भी यही है, जीवा पर भी यही अटका हुआ नाम है, जबकि ये अशुद्ध है। क्योंकि हमें पता है कि विसर्ग के साथ में यदि अघोष आएगा तो फिर ओ कैसे बनेगा? ओ तो कब बनता है? जब विसर्ग से पहले अ हो और सामने कोई घोष वर्ण हो तो ओ बनता है। तो मने कामना जो शब्द है ये मने कामना ही रहता है। आप इसे चाहे अपवाद कहें या ऐसा कहें कि संस्कृत में इस शब्द का यही प्रावधान है, ऐसे ही ये बना है। अब जो हमने इससे पहला जो नियम पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि कामता प्रसाद गुरु के पुस्तक में से लिया गया था वो, तो उसमें ये नियम बताया गया था हमें कि विसर्ग से पहले स्वर होना चाहिए और बाद में क या प होता है तो श बनता है। हालांकि यहाँ पे क्या हो रहा है? मने कामना, मनुष्य कामना नहीं बनता, ये मने कामना ही रहता है। ऐसे कुछ शब्द जो आप देख सकते हैं उनमें ऐसा अक्सर होता है। अगर मैं बात करूं आपके सामने कि एक आध शब्द जैसे कि आपने और देखे होंगे, जैसे कि ये भी आपने देखा होगा कि प्रातःकाल हम इसे ऐसे ही लिखते हैं। हालांकि लिखने में हमारी ये अशुद्धि इसमें थी, जो हमने अच्छे तरीके से जान ली कि ये शुद्ध शब्द नहीं होता है।
अब ये देख लिया हमने प्रातःकाल, तो प्रातःकाल नहीं होता है, इसमें भी क्या होता है, प्रातःकाल ही होता है। हालांकि यहाँ पे देखिए जो पिछला नियम हमने देखा था उसके अनुसार तो नियम बन रहा है कि विसर्ग के बाद में क्या आ रहा, तो यहाँ पे शय आना चाहिए था, लेकिन शय नहीं होता है। ऐसे कुछ ही शब्द हैं जो आप देख सकते हो, जैसे कि एक शब्द और लिखूं मैं आपके सामने, अधे प्लस पतन, अधे प्लस पतन। अब इस शब्द का हम देखते हैं रूप अधोपतन मिल जाता हमें, वो अशुद्ध रूप है, क्योंकि ओ तो तब बनेगा जब साथ में विसर्ग के साथ में कोई घोष आएगा, तो यहाँ पे तो अघोष है, तो ये अधे पतन ही रहता है। ये भी आप इसे चाहे अपवाद कहें, चाहे संस्कृत का मूल शब्द कहें, चाहे कुछ भी कहें, ये ऐसा ही रहता है। जैसे कि एक शब्द और लिखूं मैं, पय पान, पय पान, ये भी ऐसा ही रहता है, इसमें भी पैस पान नहीं बनता है। तो ये कुछ 3-4 शब्द थे, ज़्यादा शब्द नहीं है। इन्हीं शब्दों के आधार पर कई लोग कहते हैं कि ये नियम होता ही नहीं है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जबकि आपने देखा पिछले शब्द जो व्याकरण में भी है, पाणिनि की किताब में भी है, जो हमारे हिंदी के पाणिनि है उनकी किताब में है ना, कामता प्रसाद गुरु की, और परीक्षाओं में भी आपने उन प्रश्नों को खूब अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। चलिए अगला जो नियम था उसकी बात कर लेते हैं हम, कि वो कौन सा नियम था जिसमें कुछ और भी होता है। उस नियम की भी मैं आपके सामने चर्चा करना चाहूँगा कि यदि विसर्ग से पहले क्या होना चाहिए, ई या फिर उ होना चाहिए, और सामने क्या मिलना चाहिए, क या फिर प। नियम तो यही कहता है हमारा कि यहाँ पे ई या उ है और सामने क या प है। ध्यान दीजिएगा, इसके 2 नियम हैं। ई या उ के साथ में यदि घोष मिल गया, क्या हो गया, ई या, इसके मैं 3 नियम लिखवाऊंगा आपको। ई या उ के साथ में प्लस में घोष, एक ये हो गया, और एक आखिरी और लिखवाऊंगा मैं, ई या उ के साथ में म वर्ण मिल जाता है, तो क्या होता है। इसको आप देखिएगा, अच्छे तरीके से देखना। पहला नियम, ये तो नियम हमने पढ़ ही लिया कि ई या उ के साथ में यदि घोष वर्ण मिलता है तो क्या होता है। जैसे कि मैं इसका उदाहरण दूं आपको, तो हमने लिया भी था कि आयु प्लस वेद, तो क्या बन जाता है, आयुर्वेद। यदि घोष आएगा साथ में तो क्या हो जाएगा, ये विसर्ग किस में बदल जाएगा, रे में बदल जाएगा। ये हमने पढ़ा था। अब दूसरा ये है कि अघोष वाला नियम है। ये अघोष में यदि विसर्ग से पहले ई या उ आ जाए और सामने क या प आए तो विसर्ग किस में बदल जाता है, विसर्ग बदल जाता है मूर्धन्य ष में। किसके कारण से, ई और उ के कारण से। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूं, आवी है धनकार, तो इस शब्द का क्या बनाएंगे हम दोस्तों, आविष्कार बनाएंगे। क्या बनाएंगे, आविष्कार। इधर जैसे कि एक शब्द लूं मैं, आयु प्लस वेद, हमने देखा था क्या बनाया हमने, आयुर्वेद। क्या बना दिया, आयुर्वेद। ये आपने देखा होगा। जैसे कि इसका एक शब्द और लेता हूं मैं, चतुर्धन कोण, तो क्या बनाएंगे, चतुष्कोण बनेगा। क्या बन जाएगा, चतुष्कोण। क्यों बन जाएगा चतुष्कोण, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। विसर्ग आया है, विसर्ग से पहले क्या होना चाहिए, ई और उ, और विसर्ग के बाद में क्या होना चाहिए, क या प। तो विसर्ग किस में बदलेगा, श में। ठीक बात है। दूसरा हमने ये देखा कि विसर्ग के बाद में घोष आना चाहिए और ई या उ पहले आना चाहिए, तो क्या बन जाएगा, विसर्ग रे में बदल जाएगा। जैसे कि आयु प्लस वेद, ज्योति प्लस आदित्य, ज्योतिरादित्य, ये हमने देखा था। अब तीसरा नियम क्या कहता है, ये देखिए, शुद्ध संस्कृत का नियम है। हिंदी में ये शब्द कम चलते हैं, संस्कृत का नियम है, संधि भी हम संस्कृत की पढ़ते हैं, तो ये नियम भी हमें पढ़ना चाहिए। देखिए, विसर्ग से पहले ई या उ, देखिए तीनों में यही स्थिति है। विसर्ग से पहले क्या है, ई या उ, विसर्ग से पहले क्या है, ई या उ, और विसर्ग से पहले क्या है, ई या उ। ध्यान रखना आगे वाला वर्ड।
ई या उ प्लस विसर्ग प्लस कप है तो मूर्धन्य से, ई या उ घोष तो रे, और ई या उ के साथ में यदि म मिल जाता है तो ये भी घोष ही, लेकिन मैं मिल जाता, मैं की विशेष संधि है, ध्यान रखना, मैं मिल जाता है तो ये जो विसर्ग है वो रे में ने बदल करके किस में बदलता है दोस्तों, ये मूर्धन्य श में बदल जाता है। किस में बदलता है? मूर्धन्य श के अंदर बदल जाता है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। जैसे कि मैं लिखवाना चाहूंगा यहाँ पे, आपने देखा होगा शब्द होता है आयुधनमान, प्रेम पत्री, कुंकु पत्री जिसको आप कहते हैं, विवाह लगन में हम जो एक पत्र देते हैं उसमें शब्द ज्यादातर लिखा हुआ रहता है। क्या लिखा हुआ रहता है? आयु प्लस मान, तो क्या बनेगा? ये शब्द बनेगा आयुष्मान। जबकि हमने जो पहला नियम पढ़ा था ये वाला घोष व्यंजन घोष विसर्ग संधि का, तो इस शब्द का क्या होना चाहिए था? आयुर्मान होना चाहिए था, लेकिन आयुर्मान नहीं होता है, ये मैं की विशेष संधि है। ध्यान रखना इस बात का। उसी तरीके से मैं लिख दूं, यदि महिला वर्ग असंतुष्ट न हो जाए, आयु प्लस मति, क्या हो जाएगा? आयु प्लस मति, इसका क्या हो जाएगा? आयुष्मति। बहुत आसान है, आयुष्मति। जैसे कि एक शब्द और ले लिया मैंने, वपु धन मान। ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि ई या उ होना चाहिए पहले, और सामने क्या आना चाहिए? मैं आना चाहिए। क्या आना चाहिए? मैं आना चाहिए। अगर मैं आता है तो ही ये मूर्धन्य से बनेगा, अन्यथा क पे आ गया तो मूर्धन्य से बनेगा, और यदि घोष आ गया तो रे बनेगा। तो वपु का क्या बना देंगे? वपुष मान। बुझा रहा है? आपको समझ में आ रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूं। जैसे कि एक शब्द और ले लेते हैं हम, यहां पे लिख देता हूं मैं, ज्योति प्लस मति या मान, तो क्या बन जाएगा हमारा? ज्योतिषमान या ज्योतिषमति। तो ये नियम था हमारा, इसका आपको विशेष रूप से ख्याल रखना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि विसर्ग संधि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। इसी पे यहाँ पे हमारी जो संधि थी वो समाप्त होती है, जिसमें हमने स्वर संधि पढ़ी, स्वर संधि के जो 5 प्रकार थे उनका अच्छे तरह से अध्ययन किया। फिर हमने व्यंजन संधि पढ़ी, और व्यंजन संधि के बाद में अब जो हमारा आखिरी भाग था विसर्ग संधि, वो भी आज हमारा पूर्ण होता हुआ। इसके बाद में अगले दौर में हम बात करेंगे उपसर्ग के ऊपर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।